बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 1426941 बीएस इंग्लिश के सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और हम चौथे यूनिट में लेक्चर का पार्ट 1 रिकॉर्ड करके इंट्रोडक्शन टू द नावल अपलोड कर चुके हैं और आज इसका चौथे यूनिट के लेक्चर का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद होकर अपने लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यूनिट 4 के लेक्चर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 के हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें करैक्टर डिस्कस किया जाएगा और ये नावल के एलिमेंट्स का तीसरा एलिमेंट्स है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। करैक्टर, किरदार। किसी भी नावल में, किसी भी ड्रामे में, किसी भी फिल्म में, किसी भी मूवी में एक करैक्टर है, वो मुख्तलिफ किस्म के किरदार लिखे जाते हैं और उनको निभाए जाते हैं। इसी तरह नावल में भी लिखा गया है और ये एक नावल का Character is the element of novel that focus on the individual involved in the plot। और ये इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है नावल के इस एलिमेंट में जो कि प्लॉट में शामिल होता है। द स्टोरीज दैट मूव अस मोस्ट, और इसके साथ ही जो स्टोरी आगे की तरफ ज़्यादातर मूव करती है। द वंस दैट स्टिक विद अस, और हम उसके साथ खड़े रहते हैं। रिमेन इन आवर माइंड्स फॉर ईयर्स आर दोज विच हैव कैरेक्टर्स वी कैन कनेक्ट विद एंड एडमायर। और इसी तरह के जो किरदार हैं वो हमारे जहनों में सालों तक जिंदा रहते हैं, हमारे जहन नशीन रहते हैं और उनके किरदार के साथ हम जुड़े रहते हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं। करेक्टर्स आर रियल, जो एक हकीकत पर मबनी होता है। होम वी कैन आइडेंटिटी विद, और हम उसकी शनाख्त करते हैं। दे मस्ट एक्ट, और जो हमें अमल करना चाहिए। एंड साउंड लाइक रियल पीपल इन रियल सिचुएशन, और इस तरह उसमें जो हकीकत है, हकीकत लोगों को और सिचुएशंस को उनकी तरह बयान किया जाता है। जस्ट लाइक एन मूवी, एक मूवी की तरह सम कैरेक्टर्स आर द स्टार, कुछ जो किरदार होते हैं वो स्टार्स की तरह होते हैं। द प्लॉट फॉलोज देम, और उनके प्लॉट्स को फॉलो किया जाता है। वाइल अदर्स आर जस्ट दे आर इन द बैकग्राउंड, और बाकी जो चीज़ें होती हैं और दूसरों की तरह उसमें बैकग्राउंड के तौर पर ली जाती हैं। पीपल आर मल्टी डायमेंशनल, लोग जो है ना मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी कि कई उसमें वो चीज़ें एलिमेंट्स वगैरह शामिल होती हैं। एंड सो आर द कैरेक्टर्स इन ए नॉवल और स्टोरी, और उसमें इसी तरह के तो नावल में किरदार और स्टोरी में होते हैं। गुड कैरेक्टर्स एंड बिलीवेबिलिटी टू द स्टोरी, अच्छा जो किरदार होता है उसमें यकीन दहानी, यकीन और स्टोरी पे बढ़ जाता है। दे विल ब्रिंग द स्टोरी टू लाइफ, और वो जिंदगी लेके आती है और जिंदगी के लिए उसमें किरदार होता है, उसमें शामिल होता है। फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस, वीकनेस, ओल्ड हैबिट्स एंड वाइस मेक ए कैरेक्टर रियल एंड, और उसमें जो इम्परफेक्शंस चीज़ें होती हैं, फ्लॉज होती हैं, उसमें जो कमजोरियाँ होती हैं और हैबिट्स होती हैं, और उनकी जो निभाने का जो किरदार होता है वो आपको, आपकी ऑडियंस को और रीडर्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सम नॉवेल्स फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग ए कैरेक्टर्स लाइफ, और कुछ नावल है वो अपने किरदार को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नावल्स में पर्सनैलिटी और उनकी शख्सियत को मोर देन ऑन ड्रामेटिक एक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामेटिक एक्शन के तौर पे। इन नावल्स में द फोकस इज ऑन लर्निंग अबाउट ए पर्सनल कैरेक्टर, नॉट ऑन प्लॉट। और इन चीज़ों में जो फोकस किया जाता है लर्न करने के लिए अबाउट पर्सन के करेक्टर की तरफ, नॉट ए प्लॉट, ना कि प्लॉट को सीखने के लिए कोशिश की जाती है। करेक्टर्स शुड हैव 4 साइड, और जो हर किरदार की जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें जर्नल आमतौर पर जो उनकी खसूसियात होती हैं माहौल की उस पर डिपेंड करती हैं, उसके ट्रेड्स वगैरह शामिल होते हैं। फिजिकल उसमें जो उसकी खसूसियात वो शामिल होती हैं पर्सनैलिटी वाइज, और उसमें इमोशनल जो मेंटल और साइकोलॉजिकल जो उसकी जो ट्रेड्स होती हैं उसमें वो पाई जाती हैं किरदार में। और पर्सनली तौर पर सोशल और एथिकल जो खसूसियात हैं वो उसमें इन्वॉल्व करके उसकी चारों साइड्स, चारों डायरेक्शंस को करेक्टर को निभाया जाता है। द मेन करेक्टर्स इन ए स्टोरी इज जनरली नोन एज द प्रोटोगोनिस्ट, और जो उसका मेन किरदार होता है किसी भी कहानी का, स्टोरी का, उसको जनरली प्रोटोगोनिस्ट के नाम पे जाना जाता है। हु इज इन द मेन करेक्टर, और उस मेजर करेक्टर जो उसका खास किरदार कहलाता है, यानी कि हीरो के तौर पे भी उसको कहा जाता है। और हीरो जो होता है, मेन किरदार जो उसका निभा रहा होता है, उसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं इन इंग्लिश। द करेक्टर हु अपोज द मेजर करेक्टर, और ऐसा जो किरदार का जो उसका मुखालिफ साइड होती है, जो अपोज कर रही होती है मेजर करेक्टर्स
की किरदार की, और प्रोटोगोनिस्ट इज द एंटागोनिस्ट हु इज नॉर्मली इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोटोगोनिस्ट, और उसको एंटागोनिस्ट के नाम पे जाना जाता है, और उसका वो विलन के तौर पे यानी कि उसमें कशमकश होती है प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट, यानी कि हीरो के अगेंस्ट, जो मेन का आइडिया मेन किरदार के अगेंस्ट जब उसका विलन का किरदार आ जाता है उसको हम एंटागोनिस्ट का नाम दिया जाता है। नॉवेल्स में, नॉवेल्स कैन समटाइम्स हैव लॉट्स ऑफ कैरेक्टर, नॉवल में बहुत सारे किरदार होते हैं, हु कैन बी सेकेंडरी और माइनर कैरेक्टर, और वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं और उसमें कई छोटे किरदार हो सकते हैं, हुज लाइव्स क्रॉस विद द मेन कैरेक्टर, और जो कि मेन किरदार के साथ उनके साथ लाइव होते हैं, जुड़े होते हैं। इन फिक्शन और अफसाना में ऑथर्स यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, और जो राइटर होता है, जो लिखारी होता है, जो तहरीर करने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो कई किस्म के किरदार को करेक्टराइज करता है टू देयर स्टोरी अपनी कहानियों में। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर दैट वी कम अक्रॉस इन नॉवेल्स आर, और उसमें से कुछ किस्में जो इसका किरदार में हमें जो मिलती हैं नॉवेल्स में, वो कुछ नीचे हम डिस्कस करते हैं। मेजर और सेंट्रल कैरेक्टर, जो मेन किरदार होता है इज वाइटल टू डेवलपमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, और जो किसी भी एक अहम जो डेवलपमेंट होती है, जो रेजोल्यूशन होती है कन्फ्लिक्ट का, जो कशमकश होती है, जो कशिश होती है बीच में किरदारों में, उनका मेन किरदार अदा करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में द प्लॉट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो प्लॉट होता है और जो उसकी रेजोल्यूशन होती है, जो उनके मेन आइडिया होता है, वो कन्फ्लिक्ट के रिवॉल्व्स अराउंड, यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमता है, मेन किरदार के इर्द गिर्द घूमता है, उसको मेजर कैरेक्टर या सेंट्रल कैरेक्टर का नाम किया जाता है। इसके अलावा माइनर कैरेक्टर सर्व्स टू इम्प्लीमेंट द मेजर कैरेक्टर एंड हेल्प्स मूव टू द प्लॉट इवेंट्स फॉरवर्ड, और जो मेन किरदार होता है उसके लिए सर्व्स करता है जो माइनर कैरेक्टर, और उसकी हेल्प करता है आगे इवेंट्स को मूव ऑन करने में, फॉरवर्ड करने के। इसके अलावा प्रोटोगोनिस्ट इज द सेंट्रल पर्सन इज द स्टोरी, जो मेन किरदार होता है, मेन शख्सियत होती है कहानी की, उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, एंड इज ऑफन रेफर टू द स्टोरी इज मेन कैरेक्टर, और उसको अक्सर जो है ना मेन किरदार के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि हीरो टाइप, और उसका मेन जो थीम होता है स्टोरी का, उसको हम किसी नॉवल में या ड्रामेटिक चीज़ें में देखते हैं, उसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह एंटागोनिस्ट और जो उसका जो अपोजिशन होती है, यानी कि उसका जो विलन का किरदार होता है किसी भी कन्फ्लिक्ट में प्रोटोगोनिस्ट के, यानी कि हीरो के खिलाफ, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। इस तरह डायनामिक कैरेक्टर होता है एज ए पर्सन हु चेंज ओवर टाइम, यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ रिजॉल्विंग सेंट्रल कन्फ्लिक्ट और फेसिंग मेजर क्राइसिस, और जो डायनामिक कैरेक्टर होता है वो हमेशा जो ओवर टाइम जो चेंज करता है, आम तौर पे एट द एंड किसी भी जो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि मेन जो कशमकश होती है और मेजर क्राइसिस होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा करता है, उसको डायनामिक कैरेक्टर होते हैं। स्टैटिक कैरेक्टर इज द सम हु डज नॉट चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि एकदम स्टैटिक होता है, खड़ा रहता है ओवर टाइम, तमाम के तमाम टाइम। हिज और पर्सनैलिटी डज नॉट ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व, और उसकी जो मुकम्मल तौर पर उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती, बल्कि वो इवॉल्व होती है या इवॉल्व होती है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, उसको स्टैटिक कैरेक्टर कहते हैं। इस तरह राउंड कैरेक्टर इज एनीवन हु हैज ए कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, इसमें जो पर्सनैलिटी का कम्प्लेक्स शामिल होता है, ही और शी पोर्ट्रेट करता है तमाम के तमाम कन्फ्लिक्टेड चीज़ें होती हैं, जो कशमकश होती है, जो कशिश लेके आती है, जो एक चीज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रही होती है या कंट्राडिक्टरी जो होती है पर्सनैलिटीज़ में, उसको हम राउंड कैरेक्टर बोलते हैं। फ्लैट कैरेक्टर इज द अपोजिट ऑफ ए राउंड कैरेक्टर, और ये राउंड कैरेक्टर जो होता है उसके मुखालिफ साइड पे होता है जो फ्लैट कैरेक्टर होता है। दिस कैरेक्टर इज नोटेबल फॉर वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें जो पर्सनैलिटी की जो एक शख्सियत को नोट किया जाता है या उसकी खसूसियात को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसमें फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। इस तरह स्टॉक कैरेक्टर है दिस टाइप ऑफ द कैरेक्टर हु हैज बिकम कन्वेंशनल, और रवायती तौर पर जो स्टोरियों को लेके चला जाता है और उसमें थ्रू रिपीटेशन भी होती है, उसमें पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टोरीज को जो है ना इसमें डिस्कस किया जाता है, उसको स्टॉक कैरेक्टर किया जाता है। फॉयल कैरेक्टर है इज यूजुअली एन इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग कैरेक्टर, और ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर, यानी कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ एक जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको हम फॉयल कैरेक्टर के तौर पर लिया जाता है। इसकी तरह सिंबॉलिक कैरेक्टर है इज एनी मेजर और माइनर कैरेक्टर, ये खास भी होता है और छोटा सा कैरेक्टर होता है, हुज वेरी एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट सम मेजर आइडिया और एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जिसमें मेजर आइडियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, या जो सोसाइटी का पहलू होता है उसको हम अक्स करते होते हैं, उसको सिंबॉलिक कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं नॉवेल्स के जिसको हमने डेफिनेटली उनकी डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस किया, और इसको आप नॉलेज में एनहेंस भी कर सकते हैं। और ये कुछ इंग्लिश नॉवेल्स के फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जिसको नीचे डिस्कस किया गया है, और उसके नाम मैं आपको बताता
चलूंगा इन शॉर्ट ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके, जिसमें स्कारलेट हॉरा था और गो विद द वाइंड में इसने काम किया, अलाइस है और अलाइस इन द वंडरहेड में इसमें काम किया, हेडी इज द नॉवल हेडी में इसमें जूलियट है जो रोमियो एंड जूलियट का, एलिजाबेथ बेनेट प्राइड एंड प्रेजुडिस का ये करेक्टर है, एना करीना टॉल्स्टॉय का नावल था एना करीना, उसमें इसने करार दिया। इस तरह मेरी पॉपिंस, मिस पॉर्पल, ये बहुत सारे जो इंग्लिश करेक्टर्स है इसको आप एक तरफ ट्राई करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर देते हैं। ये सारे के सारे करेक्टर यूज किए हैं इंग्लिश नॉवेल्स में, जिनको जितने भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट इनको पढ़ के आप नॉलेज में इनहेंस कर सकते हैं। ये सारे के सारे करेक्टर उनमें यूज हो चुके हैं मतलब नॉवेल्स में। करेक्टराइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन ए नॉवल और शॉर्ट स्टोरी, किसी भी शॉर्ट स्टोरी में और नॉवेल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट अनासर होता है, एलिमेंट होता है वो नॉवल का, वो करेक्टराइजेशन होता है। करेक्टराइजेशन इज द वे इन विच ए राइटर ब्रिंग्स देयर फिक्शनल क्रिएशन टू लाइफ। ये वो करेक्टराइजेशन एक वो तरीका है जिसमें राइटर जो अफसाना है जिंदगी का उसमें क्रिएट करता है। ग्रेट राइटर विल शो, और जो बड़े राइटर होते हैं उसमें ज़ाहिर करते हैं दैट द करेक्टर इज लाइक रादर देन सिंपली, कि वो जो किरदार होते हैं सादा की बजाय टेल द रीडर, और पढ़ने वाले को बता रहे होते हैं कि वो किस तरह उन तमाम करेक्टर को शो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दे विल मेक द करेक्टर सीम वाइब रियल एंड अलाइव, और उनको इस तरह बनाते हैं किरदार को जिसमें हकीकती और लाइव जिंदगी तौर पे उनको लेके चल रहे होते हैं और उसमें वेव दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेदर देन टेल अस ए करेक्टर, हम जो किसी करेक्टर को बताने की बजाय इज फीलिंग एंग्री, उसमें जो है ना वो एंग्री यानी कि गुस्सा महसूस करते हैं। दिस कुड बी शोन थ्रू एक्शंस, और इनको जो एक्शन के तौर पर लिया जाता है, दिखाया जाता है। स्लैमिंग ए डोर परहैप्स, और स्लैम्पिंग का डोर को किया जाता है, और थ्रू डायलॉग विद अदर करेक्टर, या डायलॉग के थ्रू इनको शो करवाया जाता है। सिंपली इफ अ करेक्टर शाउट्स और स्पीक्स अग्रेसिवली, और इसी तरह अगर किसी भी किरदार को हम शाउट्स में या अग्रेसिवली बोल का शो करवाते हैं, द रीडर्स में स्केच हिम, और जो पढ़ने वाला है उसका स्केच उठा लेता है, और हर समवन हु इज वायलेंट के एंड फीड के कुछ चीजें जो वायलेंट हो रही हैं, तशद्दुद की तरफ जा रही हैं, या उसमें डराया जा रहा है। मैनरिज्म्स एंड गेस्चर्स, और उसमें मैनरिज्म्स और गेस्चर्स दिखाए जाते हैं। देयरफॉर कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अप ए पिक्चर ऑफ व्हाट समवन इज लाइक, और उसमें जो कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी पिक्चर्स को उसके साथ अटैच करने के लिए, तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ए करेक्टर इज रिवील्ड बाय हाउ ए करेक्टर स्पीक। मुख्तसर हम करेक्टर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी किरदार को हम बोल के किस तरह ज़ाहिर करते हैं अपने एटीट्यूड से या अपने एक्शंस के साथ, यानी अपने फेल के साथ, उसको हम करेक्टराइजेशन का नाम दिया जाता है। हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ करेक्टराइजेशन। यहाँ पे जो कुछ अहम जो करेक्टर हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, ज़ाहरी तौर पर जो उसमें जो चीज़ें बयान की जाती हैं और बताया जाता है। करेक्टर लाइक्स को डायलॉग होते हैं उसमें बताया जाता है, उसमें एक्शंस किया जाता है, उसमें थॉट्स अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। जजमेंट बाय अदर्स, और दूसरों के जजमेंट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये करेक्टराइजेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको डियर स्टूडेंट आप पढ़ के अपने नॉलेज को एनहेंस भी कर सकते हैं, और इस तरह अपना एग्जाम्पल भी उसमें सेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज है करेक्टर की है, और प्रोटोगोनिस्ट और राउंड वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की उसके बारे में इसको इट्सल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। इस तरह एक्सरसाइज 5 है, दादा जान एक करेक्टर है और इसका स्केच है, इसको सब ट्राई करके इसमें आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्लॉट की गई हैं और किस तरह उन्होंने अपने जो थीम को, अपने मेन आइडिया को प्रेजेंट किया गया है और किरदार को निभाया है। और वो तमाम चीज़ें जो अभी तक हमने आइडिया आपको बताया है उनको इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको इट्सल्फ आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा यू आर गोइंग टू रीड अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड फेमस फिक्शनल करेक्टर नेम्ड हरकल पैरट। अभी हम आप जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर जो अफसाना किरदार जिसने अदा किया है उसका नाम हरकल पैरट, उसको पढ़ने जा रहे हैं। हु वाज वन ऑफ द मास्टरपीस क्रिएशन ऑफ द फेमस डिटेक्टिव राइटर अगाथा क्रिस्टी, और जो बहुत ही एक डिटेक्टिव राइटर था, जासूसी राइटर था अगाथा क्राइस्ट। उसने इस चीज़ को अपने क्लासिक अंदाज में क्रिएट किया था। अगाथा क्रिस्टी नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम, और उसको क्वीन ऑफ क्राइम के नाम पे जाना जाता है। अगाथा क्रिस्टी को वाज ए डिटेक्टिव मिस्ट्री राइटर और बहुत ही जासूसी मिस्ट्री राइटर के नाम पे भी जाना जाता है। हुज वर्क्स सोल्ड ओवर 2 बिलियन कॉपीज, जिन्होंने अभी तक जो है ना 2 अरब कॉपीज जो है ना वो सोल्ड कर चुके हैं। इसके ऊपर अपनी वो राइटर लिख के जासूसी के ऊपर, एज वाज ट्रांसलेटेड इनटू
ओवर 100 लैंग्वेज और इनको हजारों सैकड़ों लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी किया गया। अगाथा क्रिस्टी लिस्टेड 2 फेमस कैरेक्टर्स आर मिस मार्पल एंड हरक्यूल पोयरोट। उसके बहुत 2 मशहूर कैरेक्टर हैं जिसका नाम मिस मार्पल और हरक्यूल पोयरोट है। इस कैरेक्टर्स को आप पढ़कर अपने नॉलेज में डियर स्टूडेंट एनहेंस कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा हरक्यूल पोयरोट ये भी एक कैरेक्टर है कि किस तरह कैरेक्टर को प्लॉट किया जाता है, किस तरह उसमें आइडिया प्रेजेंट किया जाता है और किस तरह उस किरदार को मतलब निभाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ के अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहेंस कर सकते हैं बल्कि अपना आपको एक मेन आइडिया थीम भी इससे ड्राइव होगा। एक्सरसाइज 6 है करेक्टर्स के कंटेक्स्ट में ही इसको बयान किया गया है, इसको भी आप रीड आउट कीजिए। इसके अलावा एक और तफसील स्केच और करेक्टर है जैन एरी का। पिछले सबक में भी पिछले लेसन्स में भी इनको हमने आपको बताया था और ये भी एक इंटेलेक्चुअल फेथफुल लविंग स्टोरी है। इसको भी आप पढ़ के आप भी इसके करेक्टर का, इसके किरदार का और किस तरह इसको राइट डाउन किया अपने नॉलेज को इन्हेंस करके अपने लिए और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज उसमें अपना नॉलेज इजाफा कर सकते हैं। इसी करेक्टर से स्केच के रिलेटेड ही एक्सरसाइज 7 है और इससे रिलेट ही मिलती जुलती एक्सरसाइज 8 है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बताया गया है, कुछ इवेंट्स को, उसको आप सिर्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकिए। और नावल का जो अगला एलिमेंट है जिसको हम थीम कहते हैं, थीम इज द मेन आइडिया ऑफ द लिटरेचर वर्क। और अदब की दुनिया में जो मेन आइडिया है उसको हम थीम बोलते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैव अ थीम। तमाम का तमाम जो लिटरेचर में काम किया जाता है वो थीम कहलाता है। नॉवेल्स कंटेन ए थीम। नॉवल में थीम को शामिल किया जाता है और एन इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट लाइफ और उसमें एक अहम जिंदगी के मतलब एक अहम आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। इन लिटरेचर अदब में थीम इज ए मैसेज द ऑथर कन्वे इन ए स्टोरी, कि वो एक स्टोरी के थ्रू अपना जो मैसेज है वो कन्वे करता है यानी कि पहुंचाता है। थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिटरेचर वर्क और ये एक मेन ख्याल है किसी भी लिटरेचर वर्क में, उसको हम थीम कहते हैं। बिकॉज नॉवेल्स आर लॉन्गर, क्योंकि नॉवल जो होता है बहुत लंबा होता है। दे मे कंटेन सेवरल थीम्स, उसमें कई थीम शामिल होते हैं। दे मे बी मेजर और माइनर, उसमें खास भी हो सकता है और आम भी हो सकता है। ए मेजर थीम इज एन आइडिया द ऑथर रिटर्न्स टू अगेन एंड अगेन। जो एक मेजर थीम होता है किसी भी आइडिया का, ऑथर जो होता है उसको अगेन एंड अगेन रिटर्न करके उसको बयान करता है। इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी, और वो एक बहुत अहम जो स्टोरी को प्रेजेंट करके इस चीज़ को कहानी में दिखाता है। माइनर थीम्स और आइडियाज दैट में अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो माइनर थीम होता है किसी भी आइडिया का वो टाइम टू टाइम अपने उन तमाम चीज़ों को अपीयर करता है। थीम्स ऑफन हैव टू डू विद वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन कंसर्न्स, और थीम में अक्सर जो है ना वो ह्यूमन जो कंसर्न होता है, उसकी जो बेचैनी होती है उसके वाइड रेंज उसमें दिखाया जाता है, सच एज लव, डेथ, जस्टिस, डिग्निटी, हैप्पीनेस वगैरह। ये तमाम की तमाम उसके जो मेन थीम के स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम में जो चीज़ें हैं उसको प्रेजेंट की जाती हैं। द थीम समटाइम्स टीचेज अस ए लेसन, और यही जो थीम होता है बाज़ वक़्त हमें सबक फराहम करता है। इट इज़ ए कमेंट्री ऑन आवर लाइफ्स, और अपने जिंदगियों की कमेंट्री जो हम कर चुके हैं तो उसके मतलब बताया जाता है। ए थीम इज नॉट द टॉपिक, जो एक थीम होता है वो टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ द नावल, नावल का सब्जेक्ट नहीं होता है। एंड इट इज नॉट व्हाट हैपन इन द नावल, और ना ये होता कि नावल में क्या वाक़ा हुआ है उसके मतलब बताया जाता है। थीम इज व्हाट द नावल मीन्स, और एक थीम होता है और ये बताता है कि इस नावल्स का क्या मतलब है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट बिटवीन द थीम ऑफ ए लिटरेचर वर्क। ये बहुत अहम है कि आप इसको पहचान सके कि मुख्तलिफ जो थीम है लिटरेचर वर्क के दरमियान किस तरह उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है अपने काम को। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द लिटरेचर वर्क, और उसका जो लिटरेचर वर्क है उसके सब्जेक्ट को, द सब्जेक्ट इज द टॉपिक, और जो मजमून का जो टॉपिक होता है ऑन विच एन ऑथर हैज चूजन टू राइट, और जो एक ऑथर जो है ना वो लिखने के लिए उसको सिलेक्ट करता। द थीम हाउ ओवर इज द, जो थीम होता है हाउ राइटर्स ओपिनियन ऑन द टॉपिक, जो राइटर की एक राय होता है टॉपिक के मतलब। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट आ स्टोरी माइट बी वार वाइल द थीम माइट बी द आइडिया दैट वार इज यूजलेस विच इज द राइटर्स ओपिनियन। और जो सब्जेक्ट होता है किसी भी थीम के राइटर के, मिसाल के तौर पर वार है, जबकि उसका जो थीम होता है वो उसका आइडिया माइट भी हो सकता है वार इज यूजलेस, वो एक बेकार चीज़ होती है, विच इज़ द राइटर्स ओपिनियन, और
राइटर्स की ओपिनियन भी हो सकती है। और थीम में भी स्टेटेड और इम्प्लाइड, एक जो थीम होता है उसमें ज़ाहरी तौर पे मानी भी दिखाई जाती हैं या जो मानी अल्फाज भी होती हैं उसको इम्प्लाइड भी बोलते हैं। मस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट प्रेजेंटेड डायरेक्टली एंड द रीडर हैज़ टू एक्सेप्ट द थीम, और मोस्ट ज़्यादातर उसको नॉट डायरेक्टली तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता है और जो रीडर है, जो पढ़ने वाला होता है, उस थीम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। रीडर्स एनालाइज द करेक्टर, और पढ़ने वाला जो होता है वो करेक्टर को एनालाइज करता है। एक्शन एंड सेटिंग, ऑल दीज कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अप द थीम, जो तमाम की तमाम थीम को बनाने में कंट्रीब्यूशन होती है उनको पढ़ के उसको एनालाइज करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में रीडर शुड फिगर आउट द थीम ऑन देयर ओन, और जो पढ़ने वाला होता है अपने उस थीम को इटसेल्फ जो है ना फिगर आउट करता है अपने तजर्बे के बिना पे। रिमेंबर दैट थीम, याद रखे जो थीम है, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर आर इनसेपरेबल। ऑल जो है ना वो स्ट्रक्चर जो उसका प्लॉट होता है वो इनसेपरेबल नहीं होता, इनसेपरेबल होता है। ऑल हेल्प्स ईच अदर, और एक दूसरे को वो जुड़े होते हैं, एक दूसरे से मदद फराहम करते हैं। व्हाट आर ट्राइंग टू टेल, हम क्या कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, इज दैट सम दैम कि बाज़ औक़ात द थीम मे बी क्लियरली स्टेटेड, कि उसको जो क्लियरली तौर पर साफ शफाफ तरीके बयान किया जाता है, और मोर ऑफन ज़्यादातर द थीम इज एम्प्लॉयड और सजेस्टेड, यानी कि उसमें जो मानी अल्फाज भी होते हैं उसके जो मानी होते हैं वो छुपे होते हैं, उनको एम्प्लॉयड बोलते हैं। इनफैक्ट द है यू कैन डिटरमाइन द थीम बाय लुकिंग क्लोजली एट लिटरेचरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, और इसमें आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं जो थीम है उसको लिटरेचरी एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, बिल्कुल क्लोजली इन्वॉल्व किया जाता है, सच एज कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, इवेंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टाइल एटसेट्रा वगैरह जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना वो थीम से रिप्रेजेंटेड, यानी कि उनकी नुमाइंदगी किसी भी नावल में या किसी भी चीज़ में पाई जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, दिस इज एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टेड थ्रू दीज लिटरेचरी एलिमेंट्स, और ये मुकम्मल तौर पे इसको वजाहती तौर पे यह सपोर्ट किया जाता है लिटरेचरी एलिमेंट्स के तौर पे। दूसरे लफ्ज़ों में जो थीम होता है, द थीम ऑफ द बुक्स डिफर फ्रॉम द प्लॉट, और जो थीम की बुक होती है वो प्लॉट से डिफरेंट होती है। ऑल दो अगरचे मैनी पीपल थिंक प्लॉट के मतलब सोचते हैं थीम और वन, और एक थीम के मतलब सोचें एंड द सेम, या उसका सेम भी हो सकता है। लेट अस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू इन सिंपल टर्म्स, सादा से अल्फाज में हम दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको जांचने की कोशिश करते हैं। प्लॉट इज सीक्वेंस ऑफ, जो प्लॉट होती है वो इवेंट्स की मतलब तरतीब वाइज चीज़ें होती हैं। द थीम इज द लेसन, और जो थीम होता है वो एक सबक होता है, और मोरल अंडरलाइन द प्लॉट, और या एक मोरालिटी चीज़ पाई जाती है जो प्लॉट को अंडरलाइन करती है। द थीम ऑफ द बुक इज ए मैसेज दैट डिस्क्राइब्स एन ओपिनियन अबाउट ऑफ लाइफ, ह्यूमन नेचर और एलिमेंट्स ऑफ वाकई। जो थीम होती है वो एक किताब की शक्ल में एक पैगाम होता है जिसमें कोई ओपिनियन लाइफ के मतलब बयान की जाती है, या ह्यूमन नेचर के मतलब, या सोसाइटी के एलिमेंट्स के मतलब बताया जाती है, उसमें थीम होती है। जबकि प्लॉट जो होता है वो इवेंट्स की तरतीब के साथ होता है। सम जनरल थीम्स इन द लिटरेचर एज फॉलोज, और जो कुछ जो लिटरेचरी थीम है वो नीचे की है। गुड वर्सेस इवल भी हो सकती है, एक ग्रेट जर्नी भी हो सकती है, ग्रोइंग अप चीज़ें भी हो सकती हैं, जेलसी रिवेंज भी हो सकता है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, लव के मतलब भी लिखा जा सकता है, कन्फ्लिक्ट विद नेचर और गॉड के मतलब भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी या रूल्स भी हो सकता है। उसमें मिस्ट्री यानी कि किस्मत के मतलब जो डायनेस्टी वगैरह चीज़ें होती हैं उसमें भी वो चीज़ें कोई मतलब आपका थीम या आइडिया हो सकता है। हियर आर सम वेज टू अनकवर द थीम इन स्टोरी ऑफ वेज इन विच एन ऑथर एक्सप्रेस थीम्स, और ये कुछ चीज़ें अनकवर की गई हैं, ये आपको खोली गई हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो किस तरह अपने थीम के थ्रू अपने ओपिनियन का इजहार कर रहा है। मतलब थ्रू टाइटल के थ्रू भी आप अपने सजेस्ट कर सकते हैं और एम्फसाइज कर सकते हैं अपने काम के बताकर। थ्रू करैक्टर के थ्रू भी हम अपने जो मेन करैक्टर होता है उससे भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर पता चल सकता है कि स्टोरी में क्या चीज़ प्रेजेंट की गई है, क्या चीज़ बताई जा सकती है, इसके थ्रू भी आप इसको अनकवर चीज़ें कर सकते हैं। एक्शन और इवेंट के थ्रू भी आप किसी भी करैक्टर को अपने आइडिया का एक्सप्रेस करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं और उसकी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं, वो किस तरह उन तमाम चीज़ों को किया जा सकता है। थ्रू टाइम, प्लेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ सेटिंग, और दूसरी सेटिंग्स के थ्रू भी, प्लेस, टाइम और उनके थ्रू भी आप अपने थीम को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमैक्स के थ्रू भी अपने जो चीज़ें हैं उनका इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर्स टून, एटीट्यूड, जो भी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व की गई हैं या उसको एक्शन वाली चीज़ें होती हैं उनके थ्रू, वर्ड की चॉइस के भी या दूसरी डिटेल के से भी आप थीम को एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेन आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं या टॉपिक के मतलब आप बता सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको थ्रू आप अपने थीम को अनकवर कर सकते हैं और इनसे आप एग्जामिन
कर सकते हैं कि वो इसमें क्या चीज़ ऑथर या राइटर या स्पीकर कह रहा है। नाउ रीड अबाउट द थीम ऑफ द नॉवल जॉन एरी। यहाँ पे जो है ना वो एक जॉन एरी जो आपका नॉवल है उसके थीम को आप प्रेजेंट करके उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो थ्रू टाइटल, थ्रू करेक्टर, थ्रू एक्शंस, थ्रू टाइम्स और थ्रू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस और क्लाइमेक्स के थ्रू जो चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं अपनी आइडियाज़ के नॉवल में, तो आप उसको किस तरह रिकग्नाइज करके कि यहाँ पे क्या चीज़ बयान होगी है, इन तमाम चीज़ों को इस जॉन एरी जो आपका नॉवल है इसको रीड आउट करके इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके डियर स्टूडेंट आप उससे अंदाज़ा और गेट कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं और ऑथर ने क्या चीज़ बताई हुई है। इन तमाम चीज़ों को इस चीज़ों पे अप्लाई कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करके अब इससे आप सॉर्ट आउट कीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बयान हो गई। सो वी हाउ वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीम ऑफ द नॉवल जॉन एरी। इसमें आपको पता चलेगा कि इस थीम में जो जॉन एरी में जो डिस्क्राइब किया गया है ऑथर ने वो किस बेस पे नॉवल को लिखा गया है। वी हैव सेट जैसे हम पहले कह चुके हैं एज वेल दैट ऑल्दो वी रियलाइज दैट वी हैव नॉट रीड द नॉवल, कि हम महसूस करते हैं कि हम इस नॉवल को नहीं पढ़ा या हमने पढ़ा है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ के आप अंदाज़ा करते हैं। येट वाई गिविंग यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लॉट, और इससे हम आपको इसके बता सकते हैं, इससे पता चल सकता है जो प्लॉट की डिस्क्रिप्शन है इससे उसकी सेटिंग का, उसके करेक्टर क्या है और इसके मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें थीम क्या है। इन तमाम चीज़ों को आप उसमें पढ़ के जॉन एरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप इस चीज़ से स्केच बना सकते हैं कि उसमें क्या करेक्टर हुआ, क्या सेटिंग हुई है, किस तरह उस थीम को प्रेजेंट किया गया, मेन आइडिया इसमें क्या चीज़ें इस नॉवल में जॉन एरी में बताई गई हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो नॉवल को लिखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एलिमेंट है नॉवल का पॉइंट है वो है एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट ऑकर्स। एक जो गाड़ी का हादसा है होता है, टू ड्राइवर्स आर इन्वॉल्व, दो उसमें जो ड्राइवर इन्वॉल्व होते हैं। विटनेस इंक्लूड 4 पासेस बाई ए पुलिसमैन, और उसमें 4 जो है ना पासेस गुजरे होते हैं, 4 विटनेस होते हैं। एक पुलिसमैन होता है, ए मैन विद ए मोबाइल फोन, और एक मोबाइल जो एक बंदा होता है मोबाइल फोन लेके, वो हैपन टू बी शूटिंग, और उसकी जो एक्सीडेंट का शूटिंग कर रहा होता है एक मोबाइल के थ्रू उसके सीन ले रहा होता है। द सीन एंड द बेगर्स हु वाज सिटिंग क्लोज बाई, और एक जो मांगने वाला होता है वहां पे उसके नजदीक बैठा होता है। हियर वी हैव 9 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसमें 9 डिफरेंट पॉइंट्स बन सकते हैं इस एक्सीडेंट के, एंड मोस्ट लाइकली 9 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, और इसमें इसी तरह जो है ना 9 किस्म की जो डिस्क्रिप्शन एक्सीडेंट की आपके सामने वजह की जा सकती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू वो कहलाता है, यानी कि 9 टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने अकर होती हैं। इन फिक्शन हु टेल्स द स्टोरी, और एक जो अफसाना होता है जिसमें स्टोरी में बताया जाता है हाउ इट इज ओल्ड आर क्रिटिकल इश्यूज फॉर एन ऑथर टू डिसाइड, और उसमें किस तरह जो क्रिटिकल जो इश्यूज रहता है, जो प्रॉब्लम होती है वो ऑथर डिसाइड करके उसमें प्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें वो बताई जाती है। द टोन एंड द फील ऑफ द स्टोरी, और उसकी जो टोन होती है और जो स्टोरी की फीलिंग होती है उससे आप पता लगा सकते हैं। एंड इवन इट्स मीनिंग, और उसके मतलब से भी आपको पता चल सकता है। कैन चेंज टोटली डिपेंडिंग ऑन हु इज टेलिंग द स्टोरी, और उसमें टोटली जो स्टोरी बता रहा होता है उस पर बेस कर रही होती है कि वो चीज़ें क्या बताई जा रही हैं। समवन इज ऑलवेज बिटवीन द रीडर एंड द एक्शन ऑफ द स्टोरी, और जो कुछ चीज़ें होती हैं हमेशा पढ़ने वाले और एक्शन के जो स्टोरी होती है उसके दरमियान आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ डिपेंड कर रही है। मैनी नॉवेल्स फीचर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, बहुत सारे ऐसे कई नॉवेल्स हैं जिनके जो फीचर्स हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। राइटर्स टेल देयर स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन, और उसमें राइटर अपनी स्टोरी को फर्स्ट पर्सन के थ्रू, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव और एब्जेक्टिव और ओमनिमस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू उन चीज़ों को बता रहा होता है। द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू is when a character is the story is the narrator। the first person point of view तब होता है जब उसमें जो करेक्टर है स्टोरी के मतलब बयान कर रहा होता है। द करेक्टर इज टेलिंग द स्टोरी, और वही किरदार जो स्टोरी के मतलब बता रहा होता है। द नरेटर यूजेस द प्रोनाउन, वहाँ पे जो बयान करने वाला होता है उसमें प्रोनाउन यूज की जाता है, आई, मी, माई एंड वी, ये तमाम की तमाम चीज़ें यूज होती हैं। इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रीडर्स लर्न अबाउट इवेंट्स एंड द नरेटर्स लर्न अबाउट देम, और जो रीडर है यानी कि जो पढ़ने वाला है वो इवेंट्स के मतलब उसको सीख रहा होता है, और जो बयान करने वाला है वो उसके मतलब उसको सीख रहा होता है। व्हेन यू आर रीडिंग इन नॉवल, जब आप नॉवल को पढ़ रहे होंगे और स्टोरी या स्टोरी को दैट इज टोल्ड द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कि फर्स्ट पर्सन जो पहला पर्सन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा होता है, इट मीन्स यू एज द रीडर इज इनसाइड द करेक्टर स्किन, और इसका मतलब है कि आप एज ए रीडर यानी कि पढ़ने वाले आप किसी भी करेक्टर का मतलब उसके अंदरूनी तौर पर उसके जानते होते हैं, एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग
एज दो यू आर द करेक्टर, और उसके तजर्बात के मतलब जो जहाँ पे हर चीज़ को एज ए करेक्टराइज कर रहा होता है। इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे द नरेटर पार्टिसिपेट्स इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी, और उसमें जो एक्शन ऑफ द स्टोरी नरेट कर रहा होता है, किसी भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। द नरेटर इज वन ऑफ द करेक्टर, और वही जो बयान करने वाला होता है वो पहला किरदार होता है। एंड टेल्स द स्टोरी इन हिज और ओन वर्ड्स, और अपनी जो स्टोरी वो बता रहा होता है अपने लफ्ज़ों में। द रीडर ओनली नोज व्हाट द नरेटर नोज, और जो पढ़ने वाला होता है कि जो नरेटर है यानी कि बताने वाला, लिखने वाला, तो क्या बताना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। एंड ऑब्जर्व्स हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टोरी विद द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको एज एग्जांपल पहले पॉइंट ऑफ स्टोरी वहाँ पे उस चीज़ को एग्जामिन कर रहा होता है कि स्टोरी में क्या बता रहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे। आप इसको रीड आउट करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं इस स्टोरी में कि किस तरह फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फ्रॉम दिस पैसेज वी लर्न दैट द नरेटर इज गर्ल बाय पुटिंग टुगेदर दिस क्लॉज, और इस पैसेज में जो ऊपर दिया गया है, जिसको मैंने बताया कि आप इसको रीड आउट पढ़ के क्या मैसेज दिएगा, और नरेटर जो बयान करने वाला, जो राइटर जो लिखने वाला है, एक गर्ल के मतलब इकट्ठे तौर पर क्या क्लॉज यहाँ पे पुट कर रहा है। सम शी स्पेंड्स हर टाइम ऑन एम्ब्रॉयडरी, वो अपना टाइम जो एम्ब्रॉयडरी में स्पेंड करती है। शी इज बेयरिंग लॉन्ग स्कर्ट, उसने स्कर्ट लंबी पहनी हुई है। शी हैज नॉट ट्रेन टू यूज ए स्वॉर्ड लाइक हर ब्रदर्स ब्रेव, और वो तलवार को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन नहीं है अपने भाई की तरह। वी आल्सो लर्न अबाउट हर करेक्टर, हम इस करेक्टर से सीख सकते हैं। शी इज ब्रेव, इसका बहादुर है। सिंस शी इज रेडी टू फेस द ट्रोल्स इवन थ्रू हिज शी डज नॉट नो हाउ टू स्पेयर, कि वो किस तरह अपने ट्रोल जो उसके साथ हो रही है वो किस तरह उसको बहादुरी के साथ उसको फेस करती है, और हालांकि वो तलवार को वो यूज करना नहीं जानती। एंड शी इज डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट हर फैमिली, और वो इरादा रखती है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। तो इससे आप इन क्लॉज को, इन मैसेज को आप लर्न कर सकते हैं। इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये था फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द स्टोरी इज टोल्ड बाय एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, समवन हु इज नॉट इन द स्टोरी, और आउटसाइड का ऑब्जर्वर के तौर पे आपको जाना पहचाना जाता है कि जो कि स्टोरी हु इज नॉट इन द स्टोरी में मौजूद नहीं होता। द ऑथर यूजेस द प्रोनाउन, और वहाँ यहाँ पे जो ऑथर है, जो राइटर है, प्रोनाउन को इस्तेमाल करता है। ही, हिम, हिज, शी, हर एंड दे, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके उनको प्रेजेंट कर रहा होता है। ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है नॉवल में। इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द ऑथर टेल्स अबाउट द थॉट्स, एक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर कैरेक्टर, इनमें अपने जो ख्यालात होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, और जो जज्बात होते हैं दूसरे कैरेक्टर्स में, इनमें वो चीज़ें बता रहा होता है ही, शी, इट के थ्रू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देयरफॉर मीन्स दैट द रीडर इज नॉट द कैरेक्टर। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि जो रीडर है इज नॉट द कैरेक्टर, जो उसका मेन कैरेक्टर नहीं होता, बट एक्सपीरियंस द स्टोरी एज एन अनसीन ऑब्जर्वर, और जो एक्सपीरियंस होती है वो अनसीन ऑब्जर्वर के तौर पे एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर रही होती है। हियर द नरेटर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे जो नरेटर है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता एक्शन के तौर पे ऑफ द स्टोरी, कहानी के लेके एज वन ऑफ द कैरेक्टर इज किरदार के तौर पर। व्हाट लेट अस नो एग्जैक्टली हाउ द कैरेक्टर फील, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली उसके मतलब उसकी जो फील होती है उस किरदार के मतलब बता रहा होता है। वी लर्न अबाउट द कैरेक्टर थ्रू हिज आउटसाइड वॉइस, और हम इससे जो आउटसाइड की आवाज़ है उसके थ्रू अब इस कैरेक्टर के मतलब हम लर्न कर सकते हैं, और इनको हम इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, जिनमें ऑथर जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा होता है। हियर इज एन एग्जांपल रिटन इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक और एग्जांपल है, इसको आप इटसेल्फ तौर के थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे आप नॉलेज को पढ़ के एनहेंस कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन तमाम चीज़ों को जो करेक्ट आंसर के तौर पर एक्सरसाइज 9 में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। अभी तक जो आपने रीड आउट किया, अभी तक जो आपने लिसन किया अबाउट द नावल इज एलिमेंट्स, यहाँ पे एक और स्टाइल आ गया है नावल के एलिमेंट्स है। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल क्या है? इट इज सिंपली द वे इन विच पुट वर्ड्स टुगेदर व्हेन राइटिंग, जिसको सादा के तौर पे अपने अल्फाजों को हम पुट करते हैं इकट्ठे जब हम लिख रहे होते हैं। गुड स्टाइल इज एसेंशियल इन एनी राइटिंग, जो अच्छा स्टाइल होता है लिखने का बहुत जरूरी होता है। स्टाइल ऑफ द राइटिंग मींस राइटिंग विद क्लैरिटी एंड प्रिसाइजन, और स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को प्रिसाइज करके या क्लैरिटी की तरफ यानी कि साफ शफाफ तौर पे उसको राइट डाउन करते हैं, उसको बयान करते हैं। राइटिंग इज ए क्राफ्ट विच नीड्स टू बी लर्नड एंड प्रैक्टिसाइज, जब हम किसी भी चीज़ को क्राफ्ट लिख रहे होते हैं राइटर एज ए राइटर, तो हमें ये जरूरत होती है उसको हम लर्न करें और फिर उसको प्रैक्टिस करें, देन वो स्टाइल कहलाता है। स्टाइल इज क्रिएटेड बाय द राइटर चॉइस ऑफ वर्ड्स,
स्टाइल तब क्रिएट होता है जब जो लिखने वाले के जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है उस पर डिपेंड करता है। स्टाइल आल्सो इंक्लूड द टोन और द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट एंड द कैरेक्टर। और स्टाइल में जो टोन होता है, राइटर्स का एटीट्यूड होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है कि किस तरह वो सब्जेक्ट और उसके किरदार को उसकी तरफ लेके जाता है, एंड द स्टोरीज मूड एंड द फीलिंग, और कहानी के जो मूड होता है और उसकी जो फीलिंग होता है उसको स्टाइल जो है ना प्रेजेंट कर रहा है। द वे इन विच समथिंग इज सेड, डन, एक्सप्रेस्ड और परफॉर्म्ड इज व्हाट वी कॉल स्टाइल ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। और ये कुछ चीज़ें कहने का ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने एक्सप्रेस कर चुके होते हैं, हम परफॉर्म कर चुके होते हैं, और स्टाइल ऑफ स्पीच को परफॉर्म कर रहे होते हैं राइटिंग में, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम एक्सप्रेस कर चुके होते हैं, ये सारी की सारी जो ऑल ऑफ द फिगर्स एंड स्पीच फॉल विद इन द फील्ड्स ऑफ स्टाइल, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना स्टाइल से रिलेट कर रही होती हैं। द राइटर स्टाइल इज रिफ्लेक्ट इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, डायलॉग, डिक्शन, टोन, सिंटैक्स एंड सो फोर्थ। और जो राइटर का जो स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है किसी भी कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, उसका डायलॉग लिखने में, उसका डिक्शन बनाने में, उसका टोन सेट करने में, या उसका सिंटैक्स सेट करने के लिए, वो टोटल ही राइटर के स्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। राइटर स्टाइल इज द सॉर्ट ऑफ फिंगरप्रिंट थ्रू विच वी रीडर्स एंड कैन आइडेंटिफाई दैट ऑथर। और एक जो राइटर होता है वो इस चीज़ को, स्टाइल को सॉर्ट कर रहा होता है, किसी भी फिंगर पॉइंट को अपने पढ़ने वाले के तरीके के और ऑथर के थ्रू इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। सम राइटर यूज बिग वर्ड्स एंड लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। कुछ राइटर जो होते हैं बहुत बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लिकेट आते हैं, यानी कि पेचीदा बना देते हैं अपने जुमलों को। अदर यूज शॉर्ट, और कुछ शॉर्ट करते हैं, टू द पॉइंट सेंटेंसेस टू टेल द स्टोरी, और कुछ टू द पॉइंट अपनी स्टोरीज को बता रहे होते हैं जो अपने स्टाइल में राइटर को। ए राइटर्स कैन स्टाइल कैन चेंज लिटिल फ्रॉम स्टोरी टू स्टोरी, फ्रॉम नॉवल टू नॉवल। और एक जो राइटर का स्टाइल होता है वो अपनी स्टोरी टू स्टोरी भी अपने जो टाइटल को चेंज कर रहा होता है, छोटे से छोटा और नॉवल टू नॉवल, बट यूजली राइटर साउंड्स मोस्टली द सेम इन ऑल हिज हर बुक्स। और अपनी जो अमूमी तौर पर जो राइटर है वो अपने साउंड्स को मोस्टली तौर पर सेम रखता है अपनी उस बुक को या हिज हर उसके जो साथ रिलेट करती है। इन बुक्स दैट वर राइटन लॉन्ग अगो द स्टाइल यूजली इंक्लूड्स मोर कम्प्लेक्स वर्ड्स एंड लॉन्गर सेंटेंस दैट आर कॉमन टुडे। और किताबों में जो स्टाइल होता है आमतौर पर उन चीज़ों को कम्प्लेक्स अल्फाज, सेंटेंसेस को, लंबे सेंटेंसेस को आम अल्फाजों की निस्बत आजकल यूज़ किया जा रहा है। व्हेन यू एनालाइज एंड ऑथर स्टाइल, जब आप ऑथर के स्टाइल्स और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, यू कैन लुक एट हाउ द स्टाइल इम्पैक्ट द मोड और टोन ऑफ द नावल। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो नॉवल का टोन होता है, जो मोड होता है, वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा होता है या असरअंदाज कर रहा था। हाउ द स्टाइल ऑफ द राइटिंग अफेक्ट्स यू एज ए रीडर, और किस तरह जो लिखने का स्टाइल है वो पढ़ने वाले के चीज़ों को मुतासर करता है। टू एनालाइज स्टाइल, लुक क्लोजली द वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू द राइटर यूजेस। और किस तरह अपने स्टाइल को एनालाइज करता है, क्लोजली वर्ड्स करता है, फ्रेजेस को करता है, और जुमलों को और स्ट्रक्चर को साख्त कर रहा होता है जब राइटर उन तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो ये तमाम की तमाम कुछ चीज़ें हैं। व्हाट कनोटेशन डू दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव, हाउ डू द वर्ड्स एंड फ्रेजेस अफेक्ट यू एज ए रीडर, व्हाट डज द राइटर चूज। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुताबिक बता रहा है जब राइटर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना जो नावल है, अपना जो ड्रामेटिक चीज़ें हैं उनको फाइनलाइज करता है। लेट अस लुक एलिमेंट्स दैट मेक अप स्टाइल। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्टाइल के अंदर हैं, जिसमें डिक्शन है। द सिंपली रेफर्स टू द वर्ड्स दैट राइटर चूज, और इसमें सादा अल्फाज को राइटर इस्तेमाल करता है और चूज करता है। और द वर्ड सिंपल और डिफिकल्ट, बेशक जो अल्फाज हैं वो सादा हों या मुश्किल हों। इस द लैंग्वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्या लैंग्वेज फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। व्हाट आर द कनोटेशंस ऑफ द वर्ड इज यूज्ड, और किस किस्म के कनोटेशन एज अल्फाज को यूज किया जाता है उनको डिक्शन करता है। सिंटैक्स, दिस रेफर्स टू द राइटर इज अरेंजेस वर्ड्स, कि किस तरह सिंटैक्स में अपने अल्फाजों को चूज करके अपने सेंटेंसेस, अपने ऑर्डर्स, अपनी प्लेसमेंट्स और अपनी इंटेंशंस को कंप्राइज करके उसको सेंटेंस को बना के उसको पंक्चुएशंस को इस्तेमाल करके उनको यूज कर रहे तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। इसके अलावा टून है। टून को राइटर इज एबिलिटी टू क्रिएट एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि वो किस तरह उस एबिलिटी को, उस काबिलियत को अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने करेक्टर की तरफ और स्टोरी के इवेंट्स की तरफ लेके जाता है उस टून के थ्रू उनको इस्तेमाल करते हुए। वो रीडिंग ट्राई टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स द राइटर यूज टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मोड, कि इसमें टोन में वो खास किस्म के मोड को, एटीट्यूड्स को और टोन को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा डायलॉग है। दिस रेफर टू द एक्चुअल स्पीच ऑफ दैट प्लेस बिटवीन द करेक्टर, और ये वो चीज़ें हैं कि जो एक किरदार के दरमियान एक्चुअल जो बोली जाती हैं उनमें जगह बना रही होती हैं। द डायलॉग ए राइटर यूज रिवील
टेल्स अ लॉट ऑफ अबाउट द करेक्टर, और ये इन डायलॉग के थ्रू ही अपनी वो कुछ चीज़ें करेक्टर के थ्रू अपनी रिवील कर रहा होता है, राइटर जो है ना ज़ाहिर कर रहा होता है, इंक्लूडिंग द एजुकेशन एंड बैकग्राउंड ऑफ द करेक्टर, उनमें तालीम और उसके बैकग्राउंड के किरदार के मतलब बताया जाता है, हिज मोटिवेशंस, और उसकी उसकी जो मोटिवेशंस के मतलब व्हाट ईच करेक्टर अल्टीमेटली बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड, और कि दुनिया में आखिर अंजाम अल्टीमेटली उसको किस तरह उस किरदार को निभाने के लिए कोशिश कर रहा था, क्या चीज़ बिलीव करता है। व्हेन रीडिंग डायलॉग, जब आप डायलॉग को रीड कर रहे हैं, कंसीडर हाउ द करेक्टर स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हाईलाइट द राइटर स्टाइल, और वहाँ पे जब आप डायलॉग को पढ़ रहे होते हैं और उस करेक्टर को कंसीडर कर रहे होते हैं, और उसकी स्टेटमेंट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है या हाईलाइट करती है कि राइटर ने किस किस्म का स्टाइल इन तमाम चीज़ों में अपनाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ें थी वैसे स्टाइल से रिलेटेड जिसको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, और इसके साथ ही यूनिट 4 के लेक्चर के पार्ट 2 इख्तिताम को पहुंचता है, और इसके साथ ही हम यूनिट 5 के एक और लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयिंग नावल को डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा इख्तिताम करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम के तमाम आने वाले लेक्चर्स आपको इंटीमेशन मिल सके आपके ईमेल आईडी पे, और आप उससे मुस्तफ़ीद होकर अपने लिए ना सिर्फ नॉलेज बल्कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और यूनिट 5 के लेक्चर पार्ट 1 में एक और वीडियो लेक्चर्स के साथ और हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।